हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राइंड पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, भूगोल क्या है, भूगोल की कौन कौन सी शाखा है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर जो कि भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार हुआ, तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ। इन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत कौन कौन से है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक सिद्धांत है वह जर्मन दार्शनिक इमेनुअल कांट का है। यह सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय मत है जो 1755 ईस्वी में दिया गया था। इस परिकल्पना को कांट की वात्सल्य राशि परिकल्पना कहा गया। इस वात्सल्य राशि परिकल्पना जो कि किसके द्वारा दी गई है, इमेनुअल कांट के द्वारा। इसका संशोधन किया गया 1796 ईस्वी में, जिसे कहते हैं निहारिका परिकल्पना। तो अब हम देखते हैं सबसे प्रारंभिक और जो लोकप्रिय मत है वह जर्मन दार्शनिक इमेनुअल कांट का है जो 1755 ईस्वी में दिया गया, जिसे वात्सल्य राशि परिकल्पना कहते हैं। और दूसरा इमेनुअल कांट की जो परिकल्पना है इसी का संशोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया, गणितज्ञ लाप्लेस के द्वारा 1796 ईस्वी में। इसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। इस निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। इसलिए निहारिका परिकल्पना क्या तो बोलती है कि जो ग्रह है इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य से हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। ये ग्रह कब बने, जब सूर्य जब सूर्य बना था और सूर्य बनने के प्रारंभ में इन ग्रहों का निर्माण हुआ। युवा अवस्था यानी कि युवा अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कोई भी चीज गतिशील होती है, ऊर्जावान होती है। ठीक है, तो जिस समय सूर्य ज्यादा गतिशील था, ऊर्जावान था, प्रारंभ में जो सूर्य था ना वो बहुत ही तप्त था, बहुत ही गर्मी थी। अभी जितना वो गर्म है उससे कई गुना वो ज्यादा गर्म था। तो इस प्रकार जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है जो कि धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से ग्रह का निर्माण हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक और अन्य सिद्धांत की चर्चा करते हैं जो कि है ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये ग्रहाणु परिकल्पना क्या है। इस ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ इसमें ये बताया गया है। ग्रहों का निर्माण किस प्रकार होता है वह ग्रहाणु परिकल्पना है। तो इसके अनुसार जब जो ब्रह्मांड था उसमें एक ही तारा माना गया था, सूर्य। उस सूर्य के अलावा इस ब्रह्मांड में एक और अन्य भ्रमणशील तारा अर्थात जो घूमता हुआ तारा आता है। जब ये तारा जो है सूर्य के नज़दीक आता है तो तारे के गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, सूर्य की जो सतह है उस सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर बाहर आ जाता है। ये सिगार के आकार का जो कुछ पदार्थ है, जब वो अन्य भ्रमणशील तारा जो सूर्य के पास आया था, जब वह अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य से धीरे धीरे दूर होता जाता है ना, तब क्या होता है, वह सिगार के आकार का पदार्थ वह सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाने लगता है। पहले तो वह सूर्य से निकल गया, परंतु भ्रमणशील तारा अलग हो जाने की वजह से, दूर चले जाने की वजह से वह सिगार के आकार का पदार्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, चक्कर लगाने की वजह से क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, बाद में संघनित हो जाता है एकदम, मतलब कि उसके जो कण है वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। उस सिगार के आकार के जो कण है वे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, संघनित होकर ये ग्रहों का आकार ले लेता है। ठीक है, यही हमारी ग्रहाणु परिकल्पना। अब हम इसका एग्जैक्ट देखें तो ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, सन 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा दी गई है। ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा जब सूर्य के नज़दीक से गुजरा तो इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। जब तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। इस ग्रहाणु परिकल्पना जो कि चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा लिखी गई है, इसका समर्थन करते हैं सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी।
अब हम देखते हैं निहारिका परिकल्पना का संशोधन। निहारिका परिकल्पना हमने पढ़ा, ये गणितज्ञ लाप्लेस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण एकदम धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। अब इस परिकल्पना का भी संशोधन किया जाता है, किसके द्वारा? रूस के ऑटो श्मिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर के द्वारा। अब ये क्या बोलते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण है, एक तो इसमें बताया गया इस विचारधारा के अनुसार कि सूर्य एक तरफ तो सौर निहारिका से घिरा हुआ है, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, धूलिकणों की बनी हुई है। अब ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की जो बनी हुई है जो परत है, इससे क्या हुआ? एक चपटी तस्तरी की आकृति की परत का निर्माण हुआ। और बाद में क्या हुआ? ये धीरे धीरे करके बादल बनते गए, और ये बादल बाद में क्या हुए? अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा इनमें क्या हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से चपटी तस्तरी के आकृति के बादल का निर्माण हुआ। फिर अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जो देखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और जो धूलिकण है, ठीक है, इनके टकराने अर्थात जो घर्षण होता है, इनके घर्षण से, यानी कि जब ये पास पास में आए ना, तब इनसे घर्षण हुआ। इन घर्षण से क्या हुआ? एकदम चपटी तस्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ। ये बादल, फिर बहुत सारे बादल जुड़ते गए, फिर अभिवृद्धि हुई। अभिवृद्धि अर्थात इनमें क्या हुई? वृद्धि हुई। एक के बाद एक बादल जुड़ते गए, जिससे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। यही अभिवृद्धि प्रक्रम है। तो अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक सिद्धांत है वह कौन कौन से हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इसके संबंध में सर्वप्रथम जो हम देखेंगे सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। इसको हम विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। यह जो परिकल्पना है, ये बिग बैंग की जो घटना होती है वह आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? इस परिकल्पना के अनुसार जो ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड का दिन बर दिन विस्तार होते जा रहा है। जो ये आकाशगंगा है वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अब आकाशगंगा एक दूसरे से कैसे दूर होती है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम एक गुब्बारा ले रहे, ठीक है, उस गुब्बारे में हम क्या करेंगे? इस मार्कर की सहायता से डॉट डॉट निशान लगा देंगे। अब हम उस गुब्बारे को क्या करते हैं? फुलाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो एकदम गुब्बारा बड़ा होता जाता है। तो उसके पर लगे हुए जो निशान है ना, कभी लगा के देखना। गुब्बारा लो, उस गुब्बारे पर डॉट डॉट के निशान लगाओ। जैसे जैसे उस पर हवा भरेंगे, हमने थोड़ी हवा भरी तो हमें क्या लगेगा? ये इतना, ये डॉट डॉट के जो निशान है वे पास पास है। इन डॉट के निशान को हम मान लेते हैं ये 2 आकाशगंगा है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे उस गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे तो ये आकाशगंगा है, जो डॉट है वो क्या है? उसको हमने आकाशगंगा मान रखा है। तो ये डॉट डॉट एकदम दूर होते जाएंगे, मतलब आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती जाए। इसी प्रकार जो होती है ये बिग बैंग की घटना है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ जो आकाशगंगा है वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है। इस बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की निम्न 3 अवस्थाएं, यानी कि ब्रह्मांड किस प्रकार से विस्तार हुआ, ब्रह्मांड किस प्रकार से फैलता है, इसकी कितनी अवस्था है, ठीक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड के निम्न 3 अवस्था है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक के रूप में, यानी कि पहले जब ब्रह्मांड बना ना, वे सभी चीज़ें जिनसे ब्रह्मांड बना वे एक अत्यधिक छोटे गोलक के रूप में, यानी छोटे गोले के रूप में विद्यमान थे, जो कैसा था? एक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही जगह स्थित था, ठीक है। उसका जो आयतन था, आयतन अर्थात जो उसने अपनी जगह, अपने स्थान पर कितनी जगह घेर रखी है, आयतन होता है वह, ठीक है। तो उसका जो आयतन था वह अत्यधिक सूक्ष्म था, यानी कि न के बराबर था, और उसका जो घनत्व, डेंसिटी था वो इन्फिनिटी थी, अनंत थी। और दूसरा अवस्था देखते हैं, इस छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। ये छोटा गोलक कौन सा? जिससे क्या हुआ? इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है। आरंभ में उस छोटे गोलक में क्या होता था? एकदम भीषण विस्फोट हो जाता है। भीषण विस्फोट से होता है, इससे वृहत विस्तार हुआ। विस्फोट के कारण कुछ ऊर्जा जो थी वह पदार्थ में परिवर्तित हो गई था। विस्फोट के बाद
1 सेकंड के अल्पांश में वृहत विस्तार हुआ तथा बाद में विस्तार की गति धीमी हो गई। जैसे ही एकदम विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर में एकदम बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया और उसके बाद में जो विस्तार हुआ वह धीरे धीरे उसकी जो गति है वह कैसी हो गई, धीमी होती गई, एकदम कम होती चली गई। तीसरी अवस्था देखते हैं तो बिग बैंग की घटना आज से आरंभ बिग बैंग की जो घटना है वह आरंभिक 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। जब बिग बैंग की घटना हुई थी उसके जस्ट 3 मिनट के बाद में विश्व के सबसे पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। और तीसरी अवस्था देखें तो बिग बैंग की घटना से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन गिरा। केल्विन क्या होता है? तापमान को मापने की एक इकाई है। हम तापमान को डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं और डिग्री केल्विन में माप सकते हैं। तो उस समय 4500 केल्विन तापमान गिरा और ब्रह्मांड कैसा हो गया? पारदर्शी हो गया। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक और सिद्धांत बिग बैंग के अलावा, वह है स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यह हॉयल के द्वारा दिया गया है। हॉयल के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय से एक जैसा नहीं रहा है। ये जो स्थिर अवस्था संकल्पना है ये बताता है कि जो ब्रह्मांड है वह शुरू से ही स्थिर है। ये हॉयल क्या कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है किसी भी समय से एक ही जैसा रहा है। अब हम देखते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण देखने के लिए हम पढ़ते हैं एक आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का समूह होता है, वह होती है तारों का झुंड। बहुत सारे तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। तो एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। एक हाइड्रोजन गैस उसके इकट्ठा बनती है जिसे हम निहारिका कहते हैं। इस निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, झुंड बढ़ते गए, बढ़ने के बाद झुंड गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण हुआ। अब ये निहारिका है जो किससे बनी हुई है? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से बनी हुई। इस निहारिका में क्या होते हैं? धीरे धीरे गैस के जो झुंड है वह गैस के झुंड बढ़ने लगते हैं। फिर झुंड जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, विकसित होते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे झुंड विकसित होते हैं और फिर ये क्या होते हैं? इकट्ठा होके एक गैसीय पिंड का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्रह कहते हैं। इससे ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं एक आकाशगंगा का जो व्यास है वह 80,000 से 1,50,000 तक हो सकता है। आकाशगंगा का व्यास अर्थात एक आकाशगंगा की चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो एक आकाशगंगा की जो चौड़ाई है वह 80,000 से 1,50,000 के मध्य हो सकती है। उसके बाद देखते हैं एक आकाशगंगा की बीच की जो दूरी का जो मापन होता है वह किस में किया जाता है? तो आकाशगंगा की दूरी का जो मापन है वह प्रकाश वर्ष में किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? वह है प्रकाश। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14,95,98,000। तारों का जो निर्माण है वह आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था।